बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोगों ने पहले जो है बुनियादी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक जो है वो छोटी सी मिसाल से जो है वो फिर भी इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो वो फोर्स जिससे ज़मीन हमें अपनी तरफ खींचती है, हम सब जानते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये पॉइंट मासेस के दरमियान जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसी तरह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की बात करें तो वो फोर्स जो चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इस बारे में हमने जो है वो कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, इसे हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है वो कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले जो है वो दोनों की सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव, वो भी कंजर्वेटिव होती है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव होती हैं। इससे पहले कि हम जो है वो अगली सिमिलैरिटीज़ को पढ़ें, हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स बस यूँ याद रख लें, एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें वर्क डन, एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो जिस्म जो है वो उस पोजीशन पे किस रास्ते से पहुंचा है। ऐसी फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये मेरे पास एक जो है वो बॉल है, ये बॉल ज़मीन पे पड़ी है और इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे 0 है। अगर जो है वो मैं इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा के इसे यहाँ पे ले जाता हूँ तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो mgh हो जाएगी। तो अगर जो है वो मैं इस बॉल को इस रास्ते से लेके जाऊँ तब भी इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी जो है वो mgh ही होगी, या वर्क डन ऑन द बॉल mgh ही होगा। अगर मैं इस बॉल को इस रास्ते से लेकर जाऊं ब्लू वाले पाथ से, तो भी इस बॉल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो mgh ही होगा। तो आपने देखा कि वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है बॉल की फाइनल पोजीशन पे, ना कि जो है वो उस रास्ते पे डिपेंड कर रहा है जिस रास्ते से आप बॉल को लेकर गए थे। अब अगर आप इस बॉल को वापस इस रास्ते पे ले आएँ, इस पॉइंट पे ले आएँ, तो भी इसके ऊपर वर्क डन 0 होगा। यानी कि पहले आप इस बॉल को इधर से इधर लेकर जाएं और फिर वापस इधर ले आएँ तो इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। अगर आप इस बॉल को इस ब्लू पाथ के अगेंस्ट जो है वो यहाँ से लेकर जाएँ और फिर इस ब्लू पाथ के अलॉन्ग ही इसको जो है वो वापस इस पॉइंट पे ले जाएं, तो भी इसके ऊपर जो वर्क डन है वो 0 ही होगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके ऊपर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन होता है। चाहे आप जो है वो ग्रीन पाथ पे जाएं, चाहे आप ब्लू पाथ पे जाएं, वर्क डन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये तो थी कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी होती है? जी हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर करें तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे? अगर आप इस पाथ के लॉन्ग बॉल को लेकर जाएं तो फ्रिक्शन कम होगी क्योंकि पाथ थोड़ा लंबा है, इस पाथ लेंथ जो है वो कम है। लेकिन अगर आप इसी बॉल को जो है वो ब्लू पाथ के अलॉन्ग लेकर जाएं तो पाथ लेंथ बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे पाथ लेंथ ज़्यादा होगी तो हवा जो बॉल है इसको कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो इस बॉल के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो भी ज़्यादा होगा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ पे ब्लू पाथ में ज़्यादा होगा और ग्रीन पाथ में कम होगा। इसी तरह जितना भी लंबा पाथ आप अडॉप्ट करते जाएंगे जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बात करते हैं हम अपनी दोनों फोर्सेस की। हमारी फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। अब हम चलते हैं दूसरी सिमिलैरिटी पे। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ पहले ही पढ़ लिया, जो कि कूलम्स लॉ है। F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करती है, एक ख़ास जो है वो रीजन के अंदर, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम हो, ना ज़्यादा वीक हो ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता। वहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। हम जो है वो पहले ब्लैक होल को देखेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ब्लैक होल जो है वो जगह है जिसके गिर्द किसी गैलेक्सी के तमाम सितारे घूमते हैं। आपको पता है कि सितारों का जो बहुत बड़ा ग्रुप है उसे गैलेक्सी बोलते हैं, और सैयारों का ग्रुप जो है वो सितारे के गिर्द गर्दिश करता है। जैसे कि हमारे 9 से जो सैयारे हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं।
और ये सूरज जो है वो हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 100 अरब सितारे हैं। ये 100 के 100 अरब सितारे ब्लैक होल के गिर्द जो है वो घूमते हैं और ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी मजबूत होती है कि वहाँ से जो है वो लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसकी डिटेल तो लंबी है कि ये फ़ोर्स ज़्यादा क्यों होती है, पर आपने सिर्फ ब्लैक होल को याद रखना है कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहता। तो लेकिन जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो है हमारे इर्द गिर्द ज़मीन पे मौजूद होते हैं उन सब के ऊपर क्योंकि जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसलिए हमने इसे सिमिलैरिटीज़ में लिखा है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पॉइंट चार्जेस के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। बड़े चार्जेस बड़े मासेस के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, उसे इनडायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो बस याद रख लें ऐसा फील्ड जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो, ऐसी फोर्स जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एसोसिएट कर सके अपने साथ, उसे कहेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स। मिसाल आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पीछे पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। अब हम चलते हैं डिसिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है हमारे एक्सपेरिमेंट से हम मालूम करते हैं वो के होता है, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि अगर हम जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू में 10⁻11 आता है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना कम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट उससे कई गुना ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ हो या सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव होती है, जबकि जो है वो अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी को जो है वो फॉलो नहीं करती। ये भी इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क है, डिसिमिलैरिटी है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर मेरे और ज़मीन के दरमियान मैं एक बेड रख के बेड के ऊपर बैठ जाऊँ तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ये मेरे पास 2 प्लेट्स हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल कर रही है। अगर इन प्लेट्स के दरमियान हवा रखी हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो और होगी। अगर इन प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत मजबूत होगी। अगर इन प्लेट्स के दरमियान मैं कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि गैर मूसल चीज़ रख दूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो वीक हो जाएगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम के आने से वीक हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से, और जो है वो कंडक्टर के आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरह वैक्यूम के केस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह जो है हमने नेक्स्ट जो डिफरेंस पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक वीक फोर्स है। तो ये थी दोनों में डिसिमिलैरिटीज़। हमने सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ ली और डिसिमिलैरिटीज़ भी पढ़ ली। कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ मिसालों की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो जो मासेस हैं उनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह इलास्टिक जो फोर्स है हमारे पास, इलास्टिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए इलास्टिक फोर्स भी जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह हमने जिस तरह फ्रिक्शन की बात की, एयर रेजिस्टेंस भी एक फ्रिक्शन है, तो ये सारी की सारी मिसालें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन अपने पोस्ट करें। इस वीडियो में अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर आप जो है वो अपने कमेंट्स के अंदर पेस्ट करें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को
बेहतर कर सकें। हम इसी तरह जो है वो फ़िज़िक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।